नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम एक सीरीज का क्रम चला करके आ रहे थे, जिसमें हम कुछ विषयों को ऑनलाइन भी लेकर के आते हैं वीडियो के माध्यम से। आज का हमारा टॉपिक है शकों का आगमन। ये हिस्ट्री का टॉपिक है और ये एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है। एंशियंट हिस्ट्री में जब मौर्योत्तर काल चलता है, यानी मौर्यों का वंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद मौर्योत्तर काल चलता है। इस समय जब इंडो ग्रीक यूनानी जब आते हैं, उनमें से एक वंश है शकों का वंश। ये शक वंश कैसे आए, कहाँ से आए, इनकी पूरी हिस्ट्री को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है शकों का आगमन। ये शक मूल रूप से कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई शकों का आगमन भारत में कहाँ हुआ था? तो शक जो है वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। ये सीर दरिया नदी के पास से आए थे और ये खानाबदोश थे। खानाबदोश को कहते हैं नोमैड्स। ये नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब जो भोजन की तलाश में या चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये कभी भी अपना घर नहीं बनाते। आप इसे भारत की बंजारा जनजाति से समझ सकते हैं कि ये बंजारा टाइप के लोग हुआ करते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाते हैं, कभी भी स्थायी घर नहीं बनाते। इस तरीके से ये चलते थे। ये भारत में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, इन्हें देश निकाला दिया गया था। अब हुआ क्या था भाई कि चीन का जो राजा था, उस समय चीन का राजा दीवार बनवा रहा था चीन की। तो चीन की दीवार इतनी ही पुरानी है, शकों के आगमन के समय जब भारत में शकों का आगमन हो रहा था, तब चीन की दीवार बनना शुरू हो गई थी और इसे अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं ने बनवाया। चीन की दीवार बनवाने के पीछे चीन के राजा का कारण क्या था? वह डर रहा था हुंगनू जनजाति से। ये हुंगनू जनजाति क्या थी? ये इतनी खूंखार जनजाति हुआ करती थी कि इसने उस समय तबाही मचा रखी थी चीन में। चीन को सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी से थी तो वो हुंगनू जनजाति से थी, और हुंगनू जनजाति को ही ध्यान में रखते हुए चीन के राजा ने चीन की दीवार बनवाना शुरू कर दी। अब जैसे ही चीन की दीवार बन गई तो हुंगनू जनजाति का दाना पानी खत्म हो गया। ये इतने खुकार हुआ करते थे कि डायरेक्ट ये मर्डर भी करते थे तो गले से झूम करके पूरा मांस काट के निकाल देते थे। इतने बर्बर हुआ करते थे हुंगनू, इसलिए इनका कोहराम मचा हुआ था चारों तरफ। अब हुंगनू जनजाति जैसे ही आगे चलती है, जब इनको चीन में जाने का रास्ता बंद हो गया है तो ये पश्चिम की ओर जाते हैं, और पश्चिम की ओर जाने के बाद ये यूची कबीले पर अटैक कर देते हैं। यूची कबीला वही कबीला है जिससे कुषाण वंश निकलेगा, और आगे चलकर जो कुषाण वंश है वो इसी से निकलेगा, यूची कबीले से। कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन हुआ है? कनिष्क हुआ है। तो आप इसे भी याद रखें, ये यूची कबीला है और इस यूची कबीले पर अटैक किसने किया है? हुंगनू जनजाति ने किया है। फिर क्या होता है, ये यूची कबीले को खदेड़ देंगे और यूची कबीले फिर घर से बेघर हो जाएंगे। अब यूची कबीले पर भी बुरे दिन आना शुरू हो गए। किन की वजह से? हुंगनू जनजाति की वजह से। यूची कबीले आगे बढ़ेंगे और शकों ने उन्हें शकों पर आक्रमण कर देंगे। यूची लोग शकों पर आक्रमण कर देंगे तो शक अपने ही क्षेत्र से निकाले जाएंगे। जो वहीं के वहीं नोमैडिक्स थे, जो खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे शक, वो अपने ही घर से भागे जाएंगे। यानी कि ये पूरा एक प्रक्रम है। किसकी वजह से? चीन के राजा ने जब दीवार बनाई तो उसकी वजह से हुंगनू जनजाति के दाना पानी बंद हुआ। हुंगनू जनजाति ने अटैक कर दिया यूची कबीले पे, यूची कबीले ने अटैक कर दिया शकों पे। इसलिए शक अपने ही घर को छोड़ करके अब निकल पड़े हैं। अब इन्हें कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये चाहते तो पश्चिम में जा सकते थे, मगर पश्चिम में जो जितने भी एरिया थे वहां पर पश्चिमी राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। इसलिए बीच में अभी यहाँ सूखा पड़ा हुआ है भारत में, इसलिए भारत में प्रवेश कर जाएंगे। अपने घर से बेघर होने के बाद शक चारागाह की तलाश में कहाँ चले आते हैं? बोलन दर्रे पर। देखिए, भारत में उस समय आने के लिए सिर्फ दो मार्ग हुआ करते थे। एक तो था खेवर दर्रा, एक हमारे पास था खेवर दर्रा, और दूसरा हमारे पास था बोलन दर्रा। ये खेवर दर्रे के माध्यम से आ सकता था, या तो कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश करना हो, या फिर बोलन दर्रे के माध्यम से। तो जो शक थे वो बोलन दर्रे के माध्यम से आए थे। ठीक है, ये अफगानिस्तान के आसपास हुआ करता था बोलन दर्रा, यहाँ से ये भारत में घुसते। अब इन्हें भारतीय स्रोतों में सितियन कहा गया है। इस तरीके से शकों का आगमन भारत में हुआ। तो शकों का आगमन कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से हुआ था। किस दर्रे से हुआ था? बोलन दर्रे से हुआ था। और किस वजह से हुआ था? तो भाई चीन की दीवार बन रही थी, जिसकी वजह से हुंगनू जनजाति आई। हुंगनू जनजाति ने यूची कबीले पर अटैक कर दिया, यूची कबीले ने शकों पर आक्रमण कर दिया। ऐसे करके ये भारत में प्रवेश कर जाते। ये कुछ इस तरीके के ही दिखते थे, जो कि एक जनजातीय रूप में थे। लेकिन आगे चलकर ये भारत में जब सूखा पड़ रहा है तो भारत की जो एक बड़ा राजा यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये भारत में राज करने लग जाएंगे। आगे चल के इनकी पूरी शाखाएं 5 शाखाओं में बढ़ जाएगी और 5 जगह इनका राजपाट बैठ जाएगा। कौन का? शकों का। शक वंश 5 जगह बैठ जाएगा। तो 5 शाखाएं शकों ने भारत में फैलाई हैं, जिसमें एक शाखा बैठेगी अफगानिस्तान में,
दूसरी बैठेगी पंजाब में और इसकी राजधानी बनेगी तक्षशिला। यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा हुआ करता था मोगा, ये शक वंश का राजा था। इसके बाद तीसरी शाखा आएगी मथुरा। मथुरा कैसे पहुंची भाई? ये ऐसे पहुंचेगी कि ये शक जो थे वो पहले मालवा में शासन कर रहे थे, वो मालवा से इन्हें भगा देगा विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य जैसे ही इन्हें भगा देगा तो ये डिस्प्लेसमेंट इनका हो जाएगा और ये पहुंच जाएंगे मथुरा। इसके बाद पश्चिमी भारत में उज्जैन और काठियावाड़, ये इनकी शाखा हुआ करती थी। इसके बाद अंतिम शाखा, पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन थी, जो नासिक के आसपास रही थी। आगे चलते हैं। अब इन 5 शाखाओं में से 2 वंश निकल करके आएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक है पश्चिमी क्षत्रप। अब ये पश्चिमी क्षत्रप वो लोग हुआ करते थे जो पश्चिम के राजा कहलाते थे, शकों के। उज्जैन के शक पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे पश्चिमी भारत में। अब ये राज कहाँ करते थे? तो पूरे गुजरात और मालवा पे राज करने वाले लोग पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे, ये आपको याद रखना है। इन्हीं का एक वंश हुआ करता था छैरात वंश। ये छैरात वंश का एक सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, जिस शासक था जिसका नाम था नहपान। तो नहपान इसी वंश का था। आपसे पूछेंगे कि नहपान जो शक वंश का राजवंश का शासक था वो किस वंश से था? भाई छैरात वंश से था। अब महत्वपूर्ण घटना इसके साथ क्या हुई थी भाई? ये जो नहपान है इसने 7 कर्णियों की बैंड बजा रखी थी, यानी कि 7 वाहन वंश के जितने भी लोग थे, जितने भी शासक थे, उनको परेशान करके रख रखा था। इसने 7 वाहनों को महाराष्ट्र छीन लिया था, उनसे पश्चिमी मालवा छीन लिया था। इसी वजह से सभी के सभी 7 वाहन इसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे थे। आगे चल के 7 वाहनों का सबसे शक्तिशाली राजा आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और गौतमी पुत्र सातकर्णी इस नहपान को हरा देता है, और हराने के बाद इसकी बुरी तरीके से हत्या करता है। और ना केवल हत्या करता, उसके बाद वो इसी के राज्य में चलने वाले सिक्कों पर, जो सिक्के इसके यहाँ चलते थे, जो मुद्रा इसके यहाँ चलती थी, उस मुद्रा में आधा फोटो ये अपने आप का लगवाता था नहपान। तो ये आधा फोटो तो लगे रहने देते थे, पूरा फोटो लगवाता था तो आधा फोटो इसका लगे रहने देते हैं, आधे फोटो पे ये गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखवा देते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस तरीके से इसका शासन हो जाता है। तो यहाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी ये दर्शाना चाह रहा है कि भाई मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा हूं, और इतिहासकार कहते हैं कि उसने आधे सिक्के पर खुद का नाम गुदवाया था और आधे सिक्के पर उसने राजा का नहपान का चेहरा ढका रखा था, यानी कि नहपान के राज्य में उसने अटैक करके उसको अपना बना लिया था, ये इसका संकेत था। आगे चल के एक और वंश आता है, ये वंश था कादर्मक वंश। कादर्मक वंश भी आपको याद रखना है, ये उज्जैन के असली शक हुआ करते थे। नहपान के मरने के बाद शकों की शक्ति चस्टन के हाथों में आ गई थी। चस्टन इसी वंश का हुआ करता था, कादर्मक वंश का। उस चस्टन ने इसे संभाला और उज्जैन में अपनी राजधानी बना ली थी। अब इन्हीं चस्टन का पोता हुआ करता था रुद्रदामन प्रथम। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये रुद्रदामन प्रथम कौन था? ये रुद्रदामन प्रथम कादर्मक वंश का ही था और ये चस्टन का पोता था। और चस्टन कौन है? चस्टन जब यहाँ पर नहपान मारा जा चुका है तो नहपान के बाद सारी की सारी शकों की शक्ति इस व्यक्ति के पास आ जाती है, चस्टन के। उस चस्टन का पोता है रुद्रदामन प्रथम। ये रुद्रदामन वही रुद्रदामन है जिसका जूनागढ़ अभिलेख मिला है हमें, है ना। और ये शकों का सबसे महान राजा हुआ करता था जो 130 से 150 ईस्वी तक चला है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां, इसने क्या क्या काम किए हैं। तो ये रुद्रदामन प्रथम जो है वो पूरे गुजरात पे शासन करने लग जाता है और ये सबसे पहला काम करवाता है सुदर्शन झील का मरम्मत करवाता है। और सुदर्शन झील की मरम्मत कराने के बाद ये अपना जूनागढ़ अभिलेख भी लिखवाता है। ये झील गुजरात गिरनार में स्थित है और ये झील मौर्य काल में बनी हुई थी। देखिए क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस समय इसको बनवा दिया था सुदर्शन झील को, और सुदर्शन झील बनने के बाद एक बार टूट जाती है तो फिर उसे सम्राट अशोक सुधरवाता है। उसके बाद ये दोबारा टूट जाती है भारी बारिश के कारण। उसके बाद इसे सुधरवाता कौन है? रुद्रदामन इसे अपने ही निजी कोष से सुधरवाता है। और उसके बाद ये एक अभिलेख लिखवाता है, जूनागढ़ अभिलेख। उस जूनागढ़ अभिलेख में ये पूरी बात बताता है कि इसे पहले किस राजा ने बनाया, फिर किसने इसकी मरम्मत कराई और अब मैं इसकी मरम्मत करा रहा हूँ। और किस भाषा में लिखवाया? तो वही संस्कृत भाषा में इसने लिखवाया, क्योंकि इसे संस्कृत भाषा से बड़ा प्रेम था। तो आपसे दोनों सवाल पूछे जाएंगे कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो वही रुद्रदामन प्रथम का मिलता है, जो एक शक शासक हुआ करता था, कादर्मक वंश का हुआ करता था। दूसरा है संस्कृत प्रेम इसे ज्यादा था, तो इसने पूरा संस्कृत में ये अभिलेख लिखवाया है, जबकि इस समय तक प्राकृत भाषा चलने लग गई थी, है ना। रुद्रदामन विदेशी था लेकिन उसने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था।
उसने विशुद्ध संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, और इसे पहले अभिलेख को प्राकृत भाषा में हुआ करते थे, तो इसने खुद का संस्कृत में एक अभिलेख लिखवा दिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भाई 57 ईसा पूर्व की घटना। ये इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना रही है। अब क्या होता है कि भाई शक शासक सबसे ज्यादा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चालू हो गया। भाई ये विक्रम संवत की कहानी क्या है? देखिए आप ये बात समझिए कि शक जो है वह उज्जैन पहुंचे कैसे। शकों के उज्जैन पहुंचने से पहले उज्जैन में एक और शासन कर रहा था, एक राजवंश जिसका नाम था गर्दभविल्ल वंश। क्या नाम था? गर्दभविल्ल वंश। ये गर्दभविल्ल वंश जो था ये पहले से शासन कर रहा था, और इस राजवंश का शासक हुआ करता था गर्दभविल्ल। और ये गर्दभविल्ल की समस्या ये थी कि ये बड़ा ही अहंकारी हुआ करता था। एक लोक कथा में ये बताया जाता है कि जैन साहित्य में एक लोक कथा है, उसमें ये बताया गया है कि भाई जैन साधु हुआ करते थे। उन जैन साधु का नाम था कालका चक्र, और कालका चक्र की जो सिस्टर हुआ करती थी, बहन थी, उनका अपहरण कर लिया था गर्दभविल्ल ने। और जैसे ही अपहरण कर लिया था उसके बाद कालका चक्र इनके दरबार में आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी बहन को छोड़ दीजिए, आपने उसका अपहरण कर रखा है। उसके बाद ये अहंकारी गर्दभविल्ल उसको नहीं छोड़ता है, उनकी सिस्टर को नहीं छोड़ता, और यहीं से कालका चक्र क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद वो जाते हैं सिंध में, और सिंध से पूरे के पूरे 26 जो सरदार हैं शकों के, उनको भड़का के लाते हैं और फिर उनसे अटैक करवाते हैं पूरे के पूरे उज्जैन पर। जैसे ही वो यहाँ अटैक करते हैं तो पूरा का पूरा उज्जैन का गर्दभविल्ल वंश जो है वो उठ करके चला जाता है, यानी कि भाग जाता है और अपनी जान बचाते हैं, जिसमें गर्दभविल्ल वंश के सारे राजा जो हैं वो यहाँ से हट जाते हैं और यहाँ पर शासन हो जाता है शकों का। इस तरीके से यहाँ शकों की कहानी है। ये शक उज्जैन पहुंच जाते हैं, और ये जितने हैं साल इनके गुजरे वो सभी के सभी जंगलों में गुजरे। जंगलों में ही राजा भरतरी बड़े हुए, जंगलों में ये विक्रमादित्य बड़े हुए। आगे चलकर फिर विक्रमादित्य जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, वो 57 ईसा पूर्व में शकों का दमन करते हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य आगे चलकर शकों का दमन करते हैं, और जैसे ही दमन करते हैं फिर प्रजा के लिए 57 ईसा पूर्व में ही ये कहते हैं कि आपको जितने भी अब बकाया था, लोन था, टैक्स था, सब का सब माफ कर दिया गया है। आज से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इस तरीके से वो 57 ईसा पूर्व में एक नया युग शुरुआत कर देते हैं, और इसी को कहा गया था विक्रम संवत। ये विक्रम संवत की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था, याद रखिएगा, और ईसवी यानी ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले। इसीलिए अगर आज के जमाने में हम इसकी बात करें तो अभी 2026 चल रहा है, उसमें हम 57 और जोड़ देंगे तो अभी 2083 विक्रम संवत चल रहा है। इस प्रकार से विक्रम संवत चलता है। ये विक्रम संवत जब बनाता है इसे विक्रम संवत के नाम से नहीं जाना जाता था, इसे मालव संवत के नाम से जाना जाता था, या कृत संवत के नाम से भी इसे कहा गया। आगे चल के फिर विक्रमादित्य के नाम से इसका नाम विक्रम संवत पड़ा। आगे के राजा इसे फॉलो करते रहे इस कैलेंडर को। इस वजह से कैलेंडर कैसा था, तो भाई कैलेंडर में पूरे के पूरे 12 महीने होते थे। और आप ये याद रखिए कि जब हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर पूरा का पूरा सूर्य के हिसाब से चलता है। सूर्य के हिसाब से ही इसमें दिनों की गणना होती है, इसलिए एक साल में पूरे के पूरे 365 दिन इसमें होते हैं। और जो हम विक्रम संवत के हिसाब से चलते हैं तो विक्रम संवत में हम चंद्रमा के हिसाब से गणना करते हैं, और चंद्रमा के हिसाब से गणना करते हैं तो हम एक महीने में 2 पखवाड़े मान लेते हैं, जिसमें एक पखवाड़े को कहा जाता है कृष्ण पक्ष और एक पखवाड़े को कहा जाता है शुक्ल पक्ष। इस तरीके से 2 पखवाड़े चलते हैं, ये दोनों चलते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप जानते हैं कि कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे 15 दिन घटते जाते हैं और फिर अमावस्या आ जाती है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में जो है पूर्णिमा आ जाती है। धीरे धीरे चंद्रमा अपनी रूप कलाओं को बदलता रहता है और इस तरीके से ये दोनों बनते हैं। ऐसे ही करके ये पूरे के पूरे 12 महीने बनाए गए हैं। अब चूंकि ये 365 दिन के होते हैं क्योंकि ये सूर्य से चलते हैं, इसलिए ये अंग्रेजी कैलेंडर है और इसमें लीप वर्ष भी होता है, और लीप वर्ष में ये 366 दिन का हो जाता है, ये आप याद रखें। लेकिन यहाँ चंद्रमा से चलने की एक दिक्कत ये आती है कि ये पूरा वर्ष जो है वो 354 दिन का हो पाता है, इसलिए 11 दिन का अंतर फिर भी बना रहता है हर बार। कितने दिन का? 11 दिन का। आप इसे ऐसे समझिए कि अंग्रेजी साल में सूर्य जो है वो 365 दिन का होता है और हिंदी साल में चंद्रमा की वजह से 354 दिन का एक साल होता है। इस वजह से हर साल हमें 11 दिन का अंतर आ जाता है, इसलिए हम उसे सेटलमेंट करते हैं। जैसे लीप ईयर्स में
लीप वर्ष में 29 फरवरी हो जाती है, एक दिन को सेटलमेंट किया जाता है। ऐसे ही हम भी सेटलमेंट करते हैं। कैसे सेटलमेंट करते हैं कि हम हर 3 साल में 1 महीना बढ़ा देते हैं, और 1 महीना जब बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं अधिक मास। इसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। हर 3 साल में हम 11-11 दिन 1 साल के बढ़ते जाते हैं, तो लास्ट में वो 33 दिन हो जाते हैं, और इसका हम एक पूरा महीना मान लेते हैं, और इस महीने को हम इसमें जोड़ देते हैं आने वाले कैलेंडर में। इसी वजह से जो अधिक मास का साल होता है उसमें कोई ना कोई महीना जो है वो 2 महीने का हो जाता है, जैसे कभी 2 सावन पड़ जाते हैं इसी वजह से। अब इसकी वजह से कभी कभी होली क्या है, होली मार्च की शुरुआत में पड़ जाती है, तो कभी होली मार्च के अंत में पड़ती है। यही कारण है अधिक मास का। और इससे जो 12 महीने निकल के आए हैं, ये 12 महीने ये देखने को मिलेंगे आपको। पहला महीना हमारा चैत्र का होता है, जो मार्च अप्रैल से शुरू होता है। इसी में हमारे मुख्य पर्व मनाए जाते हैं गुड़ी पड़वा और नवरात्रि, न्यू नववर्ष। और जो हमारा आखिरी महीना होता है वो होता है फागुन, जो अभी चल रहा है फरवरी में, फरवरी और मार्च में। ये होली और महाशिवरात्रि इसके 2 प्रमुख त्योहार होते हैं। ये अंतिम महीना होता है, इसके बाद से हमारा नया साल शुरू हो जाता है चैत्र से। इसी को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार से 2083 विक्रम संवत अभी वर्तमान में चल रहा है। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।